गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका शिक्षक मनीष कुमार आज 11वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, पिछली कक्षाओं में आपने मेन मीडियन मोड के बारे में पढ़ा। अब मेन मीडियन मोड जब हम निकालते हैं तो ये एक औसत है और ये औसत से हमको जो है पूरे समंग के सारे मूल्यों की जानकारी सही ढंग से नहीं हो पाती, यानी उनके प्रभाव पर हम विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस कारण से कि हो सकता है कि औसत से विभिन्न मूल्यों की दूरी बहुत अधिक हो। तो विभिन्न मूल्यों की दूरी कितनी अधिक है उसकी जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपकीरण को जानते हैं कि ये डिस्पर्सन कितना है। तो इसमें अपकीरण को जानने की कई मेथड्स हैं, जिसमें एक विधि जो आपका था वो सीमा विधि है। और सीमा विधि के अंदर पहला जो टर्म था रेंज, तो रेंज को हम पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं। अब आज की कक्षा में जो है हम उसकी अन्य विधियां, दो और अन्य विधि हैं, जिसको एक अंतर चतुर्थक विश्लेषण कहते हैं और दूसरे को शतमक विश्लेषण कहते हैं, उसको बताएंगे और फिर हम माध्य विचलन गुणांक में आएंगे। तो इसमें देखिए हम शुरू में ही इसको दे दिए हैं, ये यहीं पर आकर के हम कक्षा को समाप्त करेंगे। यहाँ पर ये प्रदर्शित किया गया है कि जब माध्य विचलन जब हम निकालते हैं तो उसमें माध्य विचलन के गुणांक निकालने में जिस किसी भी औसत के अनुसार हम विचलन निकालते हैं, हम भाग उसी से देते हैं। जैसे पहले में आप देखिए कि ये मीडियन के अनुसार निकाला हुआ है तो भाग मीडियन से है, दूसरे में समांतर माध्य से है, मीन से है तो भाग मीन से है, तीसरे में बहुलक से है तो भाग बहुलक से है। अब चले हम कक्षा को आगे बढ़ाएं। अंतर चतुर्थक विश्लेषण, इसमें जैसा कि हमने बतलाया था कि इसमें ऐसे तो 3 चतुर्थक होते हैं, Q1, Q2 और Q3, लेकिन दो ही पर जो है फोकस ज़्यादा किया जाता है, Q1 और Q3 पर, क्योंकि Q2 मध्य का हो जाता है। तो Q1 और Q3 में जैसा कि आप जानते हैं कि ये Q1 क्या है कि फर्स्ट 25% को और Q3 का संबंध लास्ट 25% से है। तो इसमें जो है कहता है कि किसी समंग श्रेणी के ऊपरी चतुर्थक व निम्न चतुर्थक का अंतर, ऊपरी चतुर्थक और निम्न चतुर्थक का अंतर जो है वो ही अंतर चतुर्थक विस्तार कहलाएगा। विस्तार का मतलब क्या हुआ? फैलाव। तो फैलाव कहाँ से होगा? Q3 से और Q1 के अंतर से। तो ये अब इसका निकालने का मेथड क्या है इसको देखा जाए। जैसे यहाँ पर आपका ये समंग दिए हुए हैं, वर्ग हैं, वर्ग अंतराल के रूप में है, यानी आपका ये कौन सा श्रेणी हुआ? अखंडित श्रेणी में है और इनका ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसका हल देखिए इस तरह से, आप वर्ग अंतराल को पहले जो है आप ये कर लीजिए और फ्रीक्वेंसी को रख दीजिए और फ्रीक्वेंसी के बाद इसका CF जान लीजिए। क्यों CF जान लीजिए? इस पर पिछली कक्षाओं में काफ़ी विस्तृत व्याख्या हम कई बार कर चुके हैं, अब इसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। तो Q1 के लिए सूत्र क्या है? तो n/4 से। क्यों? क्योंककि ये अखंडित श्रेणी है। तो n यहाँ कितना है? तो 48। अगर फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ेंगे तो 48 और CF भी लास्ट में हमारा 48 आ रहा है। तो n/4 करते हैं तो 12वां पद है। अब 12वां पद कहाँ पर है इसमें ये ध्यान देना होगा। तो 12वां पद इसमें तो नहीं आएगा, ये 13 वाला में आएगा 12वां पद। तो ये यानी 6 और 8 वर्ग वाले में है। अब इसके लिए Q1 की जानकारी के लिए सूत्र है L1 प्लस इंटरवल यानी क्लास इंटरवल बटे फ्रीक्वेंसी इंटू Q1 माइनस C। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि L1 क्या होगा। तो 6, 8 वाले वर्ग में है तो 6 आपका L1 हो जाएगा, तो 6 हमने रख दिया। इंटरवल देखिए 6, 8 का 2 होगा तो 2 और फ्रीक्वेंसी 6, 8 का 8 है तो बटा 8। Q1 क्या है? तो ये जो है आपका 6, 8 वर्ग का, तो ये 12 माइनस 5, इसको हम कर देते हैं तो ये आ जाता है 6 प्लस 2 गुने 7। तो ये आपका निकल करके आ जाता है 7.75। ये Q1 आपका आ जाता है। ठीक है, तो ये Q1 यहाँ पर आपने क्या समझा? तो ये 12वां पद जो 12 आ रहा है ये आपका Q1 हो गया, तो ये आपका आ गया। इसको हल कीजिएगा तो 7.75। अब Q3 का हम कैसे निकालेंगे? तो Q3 के लिए हम क्या करते हैं कि n में 3 से गुना कर देते हैं तो 36 आ जाता है। अब यहाँ Q1 की जगह पर आ जाएगा 36, बाकी सूत्र वही रहेगा। तो L1, अब ये 36 किस में है? मूल काम यही है यहाँ पर ढूंढना। तो ये 25 में तो नहीं आएगा, 40 में यानी 10, 12 में। तो 10, 12 में आया तो L1 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, इंटरवल हो जाएगा 2
और इसका जो है फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 15। तो हमको क्या करना है, 11 प्लस इंटरवल बटे फ्रीक्वेंसी, यानी 10 प्लस 2 बटे 15 तो पहले हो जाएगा। उसके बाद Q1 आपका कितना आया था, तो ये Q1 हमको जो ये मान निकल के आया था 36, वो Q1 के जगह पर आ जाएगा। और C यानी उससे पहले वाले का जो है आपका CF कितना आ रहा है, तो 36 के पहले वाला का जो है CF आप ये ध्यान दीजिए, तो 36 इसमें था, इसके पहले का 25 है, तो 36 माइनस 25 कैलकुलेशन करके इसको निकालने पर जो है ये आता है 11.46। अब अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होगा, तो Q3 माइनस Q1, Q3 आपका कितना आया 11.46 और Q1 कितना आया था 7.75, दोनों का अंतर निकाल दिए, हमारा 3.171 आया। अब ये 2-3 विधियों से इसमें निकाल सकते हैं, यानी फॉर्मूला चेंज होता है, रिजल्ट एक ही आएगा और सारी विधियां एक ही हैं, सिर्फ जो है एडजस्टमेंट अलग अलग हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये सूत्र से भी आप इसको जान सकते हैं, Q1 बराबर L1 प्लस इंटरवल बटे AF इंटू N बटे 4 माइनस C। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, आप Q1 में याद कीजिए कि आपका L1 कितना था, तो 6-8 वाले वर्ग में था, तो 6 प्लस 2 बटे 8 उसका फ्रीक्वेंसी 8 था। N कितना था, तो 48 बटा 4 और C कितना था, तो ये 5। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट करके इसका भी 7.75 आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि n के जगह पर 3n बटे 4 माइनस सी हो जाता है, तो ये भी कैलकुलेट करके आ जाता है 11.46। अब अंतर चतुर्थक विस्तार, इसी को आप मैथमेटिकल में आप ज्यादा इस्तेमाल यही करेंगे, IR, तो ये ज्यादा होगा है ना। तो ये IR बराबर कितना आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 यानी 11.46 माइनस 7.75, तो 3.71। एक तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिए, L1 प्लस N बटे 4 माइनस C बटे F इंटू L2 माइनस L1, ये भी करते हैं। तो यहां देखिए L1 तो 6 है और 48 बटे 4 और C 5 है। ठीक है, तो C 5 है तो ये बटा 8 आ गया, तो ये जो है इंटू L2 माइनस L1, तो L2 कितना था 8 और माइनस 6, तो ये कैलकुलेट करके ये भी 7.75 आता है। फिर अगर इसी को सिर्फ Q3 के लिए क्या करना है कि n को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि Q3 हम निकाल रहे हैं, बाकी सूत्र समूचा वही रह जाएगा जो Q1 के लिए है। तो इससे भी जो है इसका C हो जाएगा 25, तो आप ये ध्यान दीजिए, तो ये कैलकुलेट करके यहाँ कितना आ जाता है 11.46। फिर अंतर चतुर्थक विस्तार यानी IR जो है आपका आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज आपका 11.46 माइनस 7.76 यानी 3.71। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये 5C कैसे कहाँ पर है, ये ध्यान दीजिए, तो ये है इसके पहले वाला, चूंकि आप फ्रीक्वेंसी से यहाँ ले रहे हैं, ये इसके पहले वाला 5, ये आपका आ रहा है C। ठीक है, 6-8 वर्ग इसके पहले वाला, तो ये 5 आपका आ रहा है। अब हम ये देखते हैं शतमक विस्तार को, तो ये परसेंटाइल रेंज है। परसेंटाइल रेंज में क्या करते हैं कि इसमें पहले 10% को छोड़ देते हैं और अंतिम 10% को छोड़ देते हैं, और बीच वाले 80% के मूल्यों पर इसको आधारित करते हैं। यहाँ हमने लिख दिया है कि यह माप के श्रेणी के बीच के 80% यानी 10 माइनस 90, तो 10 माइनस 90 में क्या हुआ, 0 to 10 छोड़ दिया, उधर 90 to 100 छोड़ दिए, तो मूल्यों पर आधारित है, जिसमें न्यूनतम 10% और अधिकतम 10% मूल्य नहीं लिए जाते हैं। न्यूनतम 10% और अधिकतम 10% मूल्य इसमें नहीं लिए जाएंगे। तो अब इसको जो है हम किस तरह शतमक विस्तार प्राप्त करते हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार और शतमक विस्तार हम एक ही जो है कैलकुलेशन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक समंक से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये देखिए। अब आपके पास समंक ये दिए हुए हैं 10, 12, 20, 16, 22, 25, 17, 18 इस तरह से दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको आरोही क्रम में डाल देंगे, क्रम से देते हुए। तो आपका ये हो गया क्रम 1, 2, 3। अब ये हमने आरोही क्रम में 10, 11, 12, 13 2 बार आया है यहाँ आंकड़े में, आप ये ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, 2 बार है, तो दोनों को हम लगातार क्रम में रख दिए। 13, 13, 16, 16, 16 भी 2 बार आया है, 17, 18, 19, 20 2 बार आया है, 22, 24 और ये 25 आपका आया है। तो ये टोटल क्रम जो है 15 बन रहे हैं, यानी 15 है टोटल समंकों की संख्या। ठीक है, तो ये साइज ऑफ n, तो n कितना हो गया यहाँ 15 है ना, तो ये 15 है। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, चूंकि ये जो है खंडित श्रेणी में है, तो खंडित श्रेणी में हम क्या करेंगे इसको कि इसमें n+1 का सूत्र अपनाते हैं। खंडित में क्या अपनाते हैं,
n/4, इसमें क्या अपनाते हैं n+1/4, तो 15 + 1/4 हम कर देंगे। चूंकि n का वैल्यू यहाँ 15 आ रहा है तो n+1/4 यानी साइज ऑफ फोर्थ आइटम। अब फोर्थ आइटम का साइज कितना है तो देखते हैं हम, यहाँ 13 आता है। तो यहां पर हमारा आ गया Q1 = 13। अब Q3 के लिए हम क्या करेंगे, तो Q3 के लिए हम n में 3 से n+1 में 3 से गुना कर देंगे। हर जगह पे यही कीजिएगा, जहां n अप्लाई होता है वहां 3 × n, जहां n+1 अप्लाई होता है वहां 3 × n+1। तो ये हम कर दिए, तो इससे आपका आ गया 3 × 16, ठीक है, यानी आपका कितना आ गया 16/48 यानी कट के आ जाएगा 12। तो 12वें आइटम का मूल्य हम देखते हैं, तो 12वें आइटम का मूल्य कितना है 20। तो Q3 आप क्या आ गया 20। अब अंतर चतुर्थक विस्तार के लिए आप क्या सूत्र अपनाइएगा जो है, तो अंतर चतुर्थक विस्तार के लिए Q3 - Q1 आप यही ना लीजिएगा, Q3 में से Q1 को घटाएंगे तो 20 में से 13 घटाए, आंसर हमारा आ गया 7, क्योंकि 20 हमारा Q3 आया था और Q1 आपका आ गया था 13। यहां पर देखिए Q1 13 है। अब ये देखिए अंतर चतुर्थक विस्तार यहां आ गया Q3 - Q1। अब जो है सतमक विस्तार हम जानने की कोशिश करते हैं, तो जहां पर अंतर चतुर्थक विस्तार में फर्स्ट 25% और लास्ट 25%, इस तरह से हम उसमें आते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 10 शुरू से छांटना है और 10 लास्ट से छांटना है। तो इसमें दो साइज निकलते हैं, एक को हम कहते हैं P90 और एक को कहते हैं P10, ठीक है। तो P90 का क्या होगा, तो P90 के लिए हम क्या करते हैं कि सूत्र आपका वही रह जाता है n+1। n+1 में चतुर्थक था तो उसमें हम 4 से भागा देते थे, यानी करते थे कि n+1/4। ये क्या है सतमक, तो सतमक है तो इसमें हम क्या करेंगे n+1/100 हम इसमें कर देंगे। तो पहले तो सूत्र में हमारा ये आ जाएगा कि n+1/100। अब आप याद कीजिए कि Q1 में सिर्फ n+1/4 करते थे, 4 की जगह पर तो 100 बैठ गया। Q3 में आप क्या करते थे 3 × n+1/4। तो सतमक या P90 में क्या कीजिएगा, तो 3 के लिए 3 से गुना कीजिए, तो 90 के लिए 90 से गुना कर देंगे n+1 में। तो यहां पर सूत्र इसका निकल के आ जाएगा P90 बराबर साइज ऑफ 90 × n+1/100वां आइटम, ठीक है। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 × 90/100 कैलकुलेट करके आता है 14.4 आइटम। अब 14.4 आइटम का सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा, तो 14 तो आपका रह जाएगा +4। ये +4 आइटम जो है वो 14 से 15 के बीच में है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं 15th आइटम में से 14वां आइटम को घटा देते हैं और उसको 0.4 में हम गुना करके 14th आइटम में जोड़ देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि 14th आइटम का वैल्यू कितना था, ये ध्यान दीजिए। तो 14th आइटम आपका 24 था, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहां पर आप 24 लिखिएगा, ठीक है, प्लस 0.4, क्योंकि ये कितना आपका आ रहा था, ये ध्यान दीजिए 14.4, तो 0.4 पहले जोड़िएगा इसमें, और 0.4 को जानने के लिए आप क्या कीजिएगा, चूंकि 0.4 24.4 है और वहां जो है 14th आइटम का वैल्यू 24 है, तो 0.4 का वैल्यू जो है 14th और 15th के बीच में न जाएगा। तो हम क्या करेंगे 0.4 × 15th का वैल्यू माइनस 14th का वैल्यू। तो 15th का वैल्यू आप देखिए कितना है, 15th का वैल्यू है 25, यानी 25 - 24 है ना, 25 - 24 × 0.4। ये सूत्र हम यहां पर अपनाएंगे, बिल्कुल यहां पर आप देखिए देख सकते हैं 24 + 0.4 × 25 - 24, तो आपका 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 और 1 में 0.4 से गुना करेंगे तो यानी 24.4। अब P10 में हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, n+1 में हमको क्या करना है 10 से गुना कर देना है। सतमक विस्तार है तो बटा 100 लगभग करेगा, तो इसमें आ जाएगा 10 × 15 + 1/100। तो इसका निकल करके आता है ये कितना हो जाएगा 16 × 10 160/100, तो ये 1.6 यानी 1.6 आइटम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट आइटम, और चूंकि 0.6 है तो 0.6 इसमें जोड़ देंगे और 0.6 में गुना किससे कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट आइटम से। तो सेकंड आइटम का वैल्यू आप देख लीजिए यहां पर कितना आता है, सेकंड आइटम का वैल्यू है 11 और फर्स्ट आइटम का वैल्यू है 10, यानी 11 - 10 × 0.4, ठीक है। तो और जो है तो यहां पर ये देखिए ये किया हुआ आपका है 11 - 10 है ना × 0.6, और चूंकि फर्स्ट आइटम का है तो फर्स्ट आइटम का वैल्यू 10 अभी आपने देखा, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 0.6 × 1 यानी 10.6।
तो अब हमारा आ गया इसमें क्या, P90 भी हमारा निकल गया और P10 भी निकल गया। तो P90 बड़ा है P10 से, तो हम अंतर चतुर्थक शतमक विस्तार जो है हम कैसे निकालेंगे, तो शतमक विस्तार के लिए P90 में से P10 को हम घटा देंगे। तो जो है P90 मेरा आया था कितना 24.4 और P10 आया 10.6, तो 13.8 आपका आंसर आ जाएगा। एक और है, अगला उदाहरण है, आप इसको भी देख लीजिए। ये कहता है निम्न समांकों से मध्यवर्ती 50% और मध्यवर्ती 80% शतमक गुणांक निकालें। तो मध्यवर्ती 50% का मतलब क्या हुआ और मध्यवर्ती 80%, ये इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। मध्यवर्ती 50% का मतलब है Q1 और Q3, क्योंकि Q1 क्या करता है, स्टार्ट का 25% छांटता है और Q3 लास्ट का 25%। तो दोनों को छांटने के बाद बीच का ही 50% बच रहा है, तो ये बीच का 50% इसमें, तो मध्यवर्ती 50% मतलब अंतर चतुर्थक, ठीक है। और ये मध्यवर्ती 80% मींस शतमक विस्तार, मध्यवर्ती 50% चतुर्थक विस्तार और मध्यवर्ती 80% फर्स्ट 10% लास्ट 10%, तो बीच का 80 बच गया, तो ये हमारा हो गया शतमक विस्तार। तो ये कहता है कि ये इसका विस्तार के साथ गुणांक भी निकालिए, ठीक है, शतमक गुणांक निकालिए, कोएफिशिएंट भी ये करना है। तो आप पहले आप क्या कीजिएगा, इसको आरोही क्रम में डाल दीजिए, आका ये जो है मूल्य को 10, 12, 14, 16, 18, 20, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसको उनके बगल में लिख दीजिए और फिर CF निकाल दीजिए। कितना आता है 75, यानी n का वैल्यू कितना होगा 75। इसको भी ये फ्रीक्वेंसी को भी टोटल करेंगे तो 75 ही होगा, क्योंकि लास्ट CF का लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का समेशन दोनों एक हो जाता है। अब हम देखते हैं यहां पर कि Q3 के लिए आप फॉर्मूला अपनाइए 3 × n + 1/4। क्यों, क्योंकि ये अखंडित श्रेणी नहीं है, वहां n/4 होता है, इसमें क्या हो जाएगा n + 1/4, ये खंडित श्रेणी में है तो ये n + 1/4 यहां काम करेगा। तो n + 1/4 काम करेगा, तो ये क्या में आ रहा है 57वां आइटम, और 57वां आइटम का देखिए कि कहां पर है, 57 कहां है CF में, तो ये 50 में तो नहीं होगा, तो 50 से 62 के बीच में आएगा, यानी इसमें 62 वाला में आएगा। तो 62 वाला कहां, आप ये ध्यान दीजिए कि कितना मूल्य है 18, यानी Q3 का वैल्यू आपका आ गया 18। अब Q1 का आप तो इसमें 3 से गुना करना पड़ा था, इसमें 1 से गुना होगा, मतलब नहीं गुना होगा किसी से, तो n + 1/4, तो हम क्या करते हैं 19th आइटम, तो 19 किस में आएगा 17 में तो नहीं आएगा, 30 वाला में 19 आएगा, तो 30 का कितना है मूल्य 14, तो इसका आ जाएगा Q1 14। अब 50% मध्यवर्ती मूल का विस्तार कितना हुआ, अंतर चतुर्थक विस्तार कितना हो गया, तो Q3 - Q1 यानी 18 - 14 बराबर 4, इसका आंसर आया। मध्यवर्ती 80 के लिए फिर यहां पर आप P90 निकाल दीजिए और P10 निकाल दीजिए। तो P90 अगर आप निकाल रहे हैं तो n + 1 में 90 से गुना होगा और बटा में 100 से, क्योंकि शतमक विस्तार है। तो इस तरह से इसको निकालने पर आ जाता है 68.4। तो 68.4 किसमें है, आप ये ध्यान दीजिए, तो 68.4 आ जाएगा 70 में, तो 70 का वैल्यू कितना है तो 20, यानी P90 बराबर 20 आ जा रहा है। और ये देखिए यहां पर P90 20 आ गया, और P10 में 10 से गुना करेंगे, 90 की जगह पर इसमें 10 से गुना करेंगे n + 1 में बटा 100, तो 7.6। तो 7.6 का वैल्यू कितना है, ये आप अपना जो है इससे देखिए, तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें आएगा, तो इसका मूल्य कितना है 12। तो यानी P90 का वैल्यू आ गया 20 और P10 का वैल्यू आ गया 12, तो शतमक विस्तार बराबर होगा P90 - P10, यानी हम ये कहेंगे कि 20 - 12 बराबर 8। देखिए आपका कैलकुलेशन में इसका आंसर, तो ये जो है आपका कितना आ गया, इस प्रकार 12 है, तो उत्तर जो है इसका 8। अब गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, ये तो विस्तार आ गया, एक आप चतुर्थक विस्तार निकाल दिए, अंतर चतुर्थक, और एक अंतर शतमक विस्तार निकाल दिए। अब गुणांक शतमक गुणांक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो शतमक गुणांक निकालने के लिए वही करते हैं जो रेंज में आपने अपनाया था, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी कहने का मतलब क्या है P90 - P10 बटे P90 + P10, ठीक है। तो P90 - P10, तो 20 - 12 बटे 20 + 12 8 बटे 32, यानी 0.25। आपने ये अपनाया था विस्तार में L - S बटे L + S, है ना, लोएस्ट और सबसे ऊपर वाला वैल्यू का अंतर, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट का, और ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू का योग, दोनों को आपने अनुपात में निकाला था, तो ये 0.25 इसका जो है शतमक कोएफिशिएंट आ रहा है। अब हम अगला देखें
अखंडित श्रेणी में एक दिया हुआ है जिसमें कहता है कि मध्यवर्ती 50% और 80% ज्ञात करें। तो इसमें अखंडित श्रेणी में आपको क्या होगा, सूत्र में अंतर पड़ जाएगा। सूत्र में क्या अंतर पड़ेगा, n+1/4 की जगह पर n/4 यहां आएगा। तो इसमें वर्ग पता करना पड़ेगा कि किस वर्ग में है। तो आप इसको CF तक तो सब सही है, n बराबर 100 हो जाएगा। चलिए, तो Q1 बराबर हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n/4, तो n कितना है 100, तो साइज ऑफ 25th आइटम, तो 25th किस में आ जाएगा, तो 15 में तो नहीं आएगा, 30 में आएगा, यानी 20 और 30, तो 20 और 30 में सूत्र अपनाते हैं। Q1 बराबर सूत्र में क्या था, L1 + I/F × Q1 - C। ठीक है, तो L1 आपका कितना है, तो आपका किस में आया 20 30 में, तो 20 हो गया आपका L1। इसका या इंटरवल कितना है, तो 10 का, तो 10। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 15। चलिए, Q1 कितना है, तो Q1 आपका जो है 25, क्योंकि 25वां आइटम आपका है 25। और इससे ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी CF कितना था, इससे पहले वाले का C पूर्ववर्ती का, तो 15, तो 25 - 15 कैलकुलेट करके आ रहा है 26.67। अब Q3 का, तो Q3 में हम n में 3 से गुना सिर्फ कर देंगे, ये आ जा रहा है 75 आइटम। 75th आइटम में कौन आएगा, 40 50, तो L1 यहां हो जाएगा 40। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20, बाकी तो सब वही रहेगा। तो ये आपका L1 + I/F। ठीक है, और इनके पहले वाले का देख लीजिए, इसका कितना आया था, 75 था, तो ये इसके पहले वाले का CF 55, तो ये C बराबर 55। अब ये कैलकुलेट करने पर आ गया आपका यहां पर। अब Q3 बराबर 50 आ रहा है। अब अंतर चतुर्थक विस्तार के लिए क्या कीजिएगा, Q3 - Q1, तो 50 आपका Q3 आया, और Q1 कितना आया 26.67, तो 23.33। अब शतमक में फिर P10 वाला फॉर्मूला लाइए। तो P10 के लिए आप क्या किया, वहां क्या था, n+1/100, 10 × 1 n+1, तो यहां n+1 नहीं होगा, यहां सिर्फ n होगा, तो साइज ऑफ 10th आइटम। और 10th आइटम किस में आ रहा है, तो आप ये देख लीजिए 10th आइटम किस में आ रहा है, 10 20 में। ठीक है, तो यानी यहां L1 कितना हो जाएगा 10। बस इसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं, L1/I/P10 - C। ठीक है, तो P10 -C, तो 10 हो गया L1, और इंटरवल तो 10 का था ही, और उसका फ्रीक्वेंसी 9 10, और इसके पहले वाले का पूर्ववर्ती का कितना था, आप ये देख लीजिए, तो पूर्ववर्ती का 6 है, तो 6 हम यहां पर दे दिए। चलिए, अब इस आधार पर इसका P10 हम प्राप्त कर लेते हैं, और ये हमारा आ जाता है 14.44। फिर P90, तो 90 के लिए 90 से हम n में गुना कर देंगे, तो हमारा 19th आइटम आता है। हम 19th किस में है, मूल इसमें यही है कि वर्ग ढूंढ लीजिए, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। 19th है 50 60 में, यानी L1 यहां हो जाएगा 50, C इसके लिए हो जाएगा 75। ठीक है, बस इसी को केयर करना है। तो ये क्या है, यहां ये देखिए जो है P90 का वैल्यू L1। ठीक है, देखिए यहां पर C75 90, ओके, 50 + 10/15 आपका कैलकुलेशन करके आ रहा है 60। अब शतमक विस्तार हो गया 60 - 14.44, यानी 45.56। अब इसका अगर गुणांक निकालना रहेगा, कोएफिशिएंट निकालना रहेगा, तो आप कैसे निकालेंगे शतमक का, तो इसमें क्या कर देना है, P90 - P10 बटे P90 + P10, यानी हम ये कह सकते हैं कि 45.56 माइनस 14.44 बटे 45.56 + 14.44। ओके, अब हम आगे आते हैं विचलन माध्य की विधियां। अब ये एवरेजिंग मेथड से है। अब आप इसका जो है सीमा विधि में आपने तीनों विधि को पढ़ लिया, विस्तार जो है अंतर चतुर्थक विस्तार, और उसके बाद शतमक विस्तार, तीनों को आपने पढ़ लिया। अब ये दूसरा मेथड है इसका जो है डिस्पर्सन निकालने का, वो है जिसको हम कहते हैं एवरेजिंग मेथड। तो एवरेजिंग डिविएशन, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें 3 तरह का है। इसमें 3 तरह का क्या है कि एक को हम कहते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन, दूसरे को हम माध्य विचलन, मीन डिविएशन, तीसरा प्रमाप विचलन जो है। 3 मेथड है, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब चतुर्थक विचलन क्या है इसमें, ये ध्यान दीजिए। तो चतुर्थक विचलन के लिए जो है, इसमें जो है चतुर्थक विचलन के अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार विचलन भी इसको हम बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसी को कहते हैं। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसी को चतुर्थक विचलन को ही हम क्या कहते हैं, अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार, है ना। तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। यह तृतीय और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। तीसरा यानी Q3 - Q1/2,
यही इसका सूत्र होगा। तो ये जो है चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 बटे 2। अब ये चतुर्थक विचलन गुणांक इसको हम कैसे जानेंगे? चतुर्थक विचलन गुणांक के लिए जो है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो इसमें ये क्या है? चतुर्थक विचलन और विचलन गुणांक, ये दोनों में अंतर क्या है? क्यों हमको गुणांक निकालना पड़ता है? ये ध्यान दीजिएगा। चतुर्थक विचलन जो है वो निरपेक्ष है, लेकिन गुणांक सापेक्ष है। जब तुलना करना होगा तो आपको गुणांक निकालना होगा। तो हम आंकड़े ज्यादातर इसीलिए तो संग्रहित करते हैं कि हमको तुलना करना होता है कि जैसे पिछले वर्ष से इस वर्ष क्या अंतर पड़ रहा है। तो हम यहां पर इसके लिए हम गुणांक ज्ञात करते हैं, और गुणांक के लिए हम क्या करते हैं कि एक बार जो आप चतुर्थक विचलन निकाले, इसमें ऊपर जो सूत्र आप उसके लिए चतुर्थक विचलन के लिए जो सूत्र लिए उसका बटा कर देते हैं, और फिर नीचे योग का फिर बटा 2 कर देते हैं, यानी Q3 माइनस Q1 बटे 2 बटा Q3 प्लस Q1 बटे 2। तब हमारा रिजल्ट क्या फाइनल आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्रिया में, तो ये हमारा बच जाएगा Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। साधारण सा सूत्र है, Q3 माइनस Q1 ऊपर घटा देना है, नीचे जोड़ देना है। अब इसका जो है एक एग्जांपल यहां देख लीजिए। ये है, ये सारणी दिया हुआ है चतुर्थक विचलन का। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये इस तरह से दिया हुआ है। इसमें कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रहा होगा, क्योंकि एक ही चीज इधर भी दिया हुआ है। तो आखिर क्यों है? तो ये देखिए 117, 112, 127, 123, 125 किसी क्रम में नहीं रखा हुआ है, कोई ऊपर कोई नीचे। तो पहले इसको आरोही में कर देना। 106 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा है 106, 108, इसको ये कर देते हैं। ए हमारा कितना है? 11। अब ये किस श्रेणी में है? ये ध्यान दीजिए, ये व्यक्तिगत श्रेणी में, इंडिविजुअल श्रेणी में है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी होता तो ये किस में आ जाता? फ्रीक्वेंसी हो जाता तो ये आ जाता खंडित श्रेणी में। इसमें वर्गांतर नहीं है, वर्गांतर होता तो ये किस में आ जाता? कंटिन्यूअस श्रेणी में। ठीक है, तो हम इसमें सूत्र क्या अपनाएंगे? Q1 के लिए n+1, तय बात है। तो n+1 तो 11 प्लस 1 बटे 4, यानी थर्ड आइटम। थर्ड आइटम का वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए, इसमें मत देखिएगा, ये है जैसे तैसे है, थर्ड बिखरा हुआ है। थर्ड आइटम का वैल्यू 112, तो 112। फिर Q3 का, तो Q3 के लिए n+1 में 3 से गुना कर देंगे। तो n+1 में 3 से गुना करते हैं तो आपका ये आ जाता है साइज ऑफ 9th आइटम, यानी 3 गुना 11 प्लस 1, 11 1 12 3 36 बटे 4 9। 9th आइटम का वैल्यू कितना है? फिर गलती से यहाँ नजर नहीं, यहाँ तो 9 का है 127। अब जो है आपका गुणांक कितना आएगा? ये जो है QD कितना है इसका आएगा? तो Q3 माइनस Q1 बटे 2। चतुर्थक विचलन आपका उसका जो है सूत्र हो जाएगा। तो ये इसमें आपका 7.5 उत्तर आता है। अब चतुर्थक, ये तो विचलन निकला। अब सापेक्ष माप के लिए इसका हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। तो कोएफिशिएंट में क्या होगा? Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1। तो Q3 127 माइनस 112, Q3 माइनस Q1 127, तो ये 15 बटे 239, 0.063। अब इसी को जो है यहाँ पर एक खंडित श्रेणी में दिया हुआ है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें भी n+1 बटे 4 का सूत्र काम करेगा। और n+1 बटे 4 का सूत्र काम करेगा तो ये आपका जो है n इसमें आ जाता है 207, क्योंकि CF का वैल्यू अंतिम में 207 आता है, और इसको भी जोड़िएगा तो 207 आएगा। तो इसमें साइज हम देखें 50 सेकेंड आइटम का मूल्य कितना है? 50 सेकेंड या मैंने 52, तो कितना आ रहा है? इसमें 77 में आएगा। तो 77 का कितना है? 58 वाला में है ना, इसका मूल्य 58 है। और Q3 का साइज होगा 156, तो 61 है, इसमें आ जाए 156 देख लीजिए कहाँ है? 156 इसमें आएगा। तो ये किसका वैल्यू है? ये 61, साइज ऑफ 156, यानी इसमें अगर हम गुना करेंगे तो ये आ रहा है जिसका मूल्य 61। यहाँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि आप अगर 156 आ रहा है तो ये 156 इसमें जाएगा, ठीक है, 167 में जाएगा। और 167 का जो है 167, ये इसमें देखिए 167 कहाँ? 61 में है, ठीक है, 61। तो QD बराबर Q3 माइनस Q1 बटे 2 हो जाएगा, तय बात है। तो Q3 आपका कितना निकल के आया? 61, और ये 58, यानी 1.5। अब जो है बस अब विचलन गुणांक के लिए मूल तो हमको Q1 और Q3 ज्ञात करना है। ये ज्ञात हो गया तो इसका तो एक ऊपर घटाओ और अब बटा में नीचे जोड़ दो एक ही चीज को, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है ये वाला। अब एक लास्ट है इसमें अखंडित श्रेणी में।
अखंडी श्रेणी में इसमें क्या है ये देखिए, तो अखंडी श्रेणी में चूंकि वर्गांतर है तो इसमें सूत्र थोड़ा सा बदल जाएगा, जहाँ n+1 होता था वहाँ n/4 हो जाएगा, तो n/4 करते हैं तो 260/4, क्योंकि n आ जाएगा 260, इसको भी जोड़ेंगे 260। 65th आइटम जो अब 65th किस में है, यानी 65 किस में है, तो इसमें 100 में, तो ये 900 950, तो इसका L1 कितना हो जाएगा 900, और बाकी जो सूत्र है उसके अनुसार इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। L1 900, इसका फ्रीक्वेंसी 50 और बटे 50, ठीक है, तो ये क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 50 है और इंटरवल भी 50 है, तो 50/50 इंटू 65, क्योंकि ये 65 था और इसके पहले वाले का कितना रहा था 50, कैलकुलेट करके हमारा आता है 915। और Q3 बराबर, तो इसमें n इसका पहले हमको पता लगाने के लिए किस वर्ग में है, n में हम 3 से गुना कर देते हैं तो हमारा आ जाता है 195, तो 195 आ जाएगा 200 वाला में 1000 यानी 1000 आपका लोअर वैल्यू हो जाएगा, तो L1, ठीक है, इसको उस तरह से एडजस्ट कर देंगे। और इसमें Q3 आई पर, तो इसमें C कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिए, तो इसमें ये किस में आया था 1050, तो 160 आ जाएगा C, तो इसको हम 160 देके यहाँ C की जगह पर दिया। अब ये कितना आ गया, तो Q3 माइनस QD हमको निकालना है, तो Q3 माइनस Q1/2, तो हमारा आ रहा है 64.3। अब कोएफिशिएंट निकालने के लिए ऊपर वाला को घटा दीजिए, नीचे वाला में जोड़ दीजिए, 0.66 आंसर आ जा रहा है। अब एवरेजिंग मेथड में सेकंड है माध्य विचलन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम मीन डेविएशन कहते हैं। और ये क्या है कि किसी भी माध्य से हम इसका विचलनों जो है विचलन का समांतर माध्य निकालते हैं, किसी भी तरह के माध्य, यानी माध्य से हम ले ले, मध्यिका से ले ले, बहुलक से ले ले, जो ये जो है से विचलन जो आता है सदा माध्य विचलन अपकीरण की उचित माप है, क्योंकि यह श्रृंखला है किसी भी माध्य से लिए गए विचलनों का समानांतर। अब जितना विचलन आया फिर उसका हम समांतर माध्य निकालते हैं, ठीक है, अर्थात श्रेणी के किसी भी माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों का समांतर माध्य ही उस श्रेणी का माध्य विचलन कहलाता है। जो माध्य निकल के आया ना उसका श्रेणी के विभिन्न मूल्यों से हम देखें कि विचलन कितना आता है। अब वो माध्य चाहे से आप विचलन निकालिए या मध्यिका से निकालिए या बहुलक से निकालिए, सबसे विभिन्न मूल्यों का विचलन निकाल लीजिए और फिर सारे विचलनों के अनुसार समांतर माध्य निकाल दीजिए, तो ये जो आएगा उसी को हम कहेंगे मीन डेविएशन, यानी माध्य विचलन। इस कारण ये ऑब्जेक्टिव में उठेगा, औसत विचलन समांतर माध्य भी कहते हैं, ठीक है। अब माध्य विचलन को, इसका एक और नाम है, दो चीजें यहां याद रखिएगा, माध्य विचलन को ही औसत विचलन समांतर माध्य कहते हैं और इसको प्रथम घात अपकीरण भी कहते हैं, फर्स्ट मोमेंट डिस्पर्सन भी इसी का नाम है, माध्य विचलन का ही नाम है फर्स्ट मोमेंट डिस्पर्सन। अब माध्य विचलन की गणना के मुख्य कदम क्या है, तो पहला है कि वह माध्य ज्ञात करना जिससे विचलन लिए जाना है। पहले माध्य ज्ञात कीजिएगा, चाहे माध्य ज्ञात कीजिए, चाहे मध्यिका चाहे बहुलक। माध्य या मध्यिका से प्लस या माइनस चिन्ह की अवहेलना करते हुए विचलन लेना है, प्लस और माइनस चिन्ह की अवहेलना कर देना है, या तो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, है ना, तो जितना मात्रा ज्यादा या कम है सिर्फ मात्रा लिखना है, प्लस और माइनस संकेत की अवहेलना कर देना है। अवहेलना कर देते हैं तब हम क्या करते हैं कि इनके विचलनों का योग हम कर देते हैं, यानी विचलनों का समेशन कर देते हैं, और जो विचलन का समेशन करते हैं तो डी को हम मोड में ला देते हैं, यानी चिन्हों की अवहेलना होती है, और दो समानांतर चिन्ह यानी डी के आसपास दो समानांतर चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो दो समानांतर खड़ी रेखाएं क्या करता है कि प्लस माइनस संकेतों की अवहेलना कर देता है, ठीक है। तो ये आपका समेशन ऑफ जो है एक तरह से आपका या समेशन ऑफ मोड डिविएशन हो गया। कुल योग जो है डिविएशन का कुल योग जो है मदों की कुल संख्या से भाग देने पर विचलन प्राप्त होगा। जितना भी हमारा कुल योग आया डिविएशन से, ठीक है, यानी विचलन से, उसमें आप n से भागा दे दीजिए, तो भाग देने पर आपका निकल जाएगा माध्य विचलन, ठीक है। उसका सूत्र यही होगा, समेशन और मोड में रखिए डी को और बटा n, ठीक है। अब माध्य विचलन गुणांक कोएफिशिएंट मीन हम कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट मीन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो माध्य तुलनात्मक विचलन का माध्य विचलन का सापेक्ष माप निकाला जाता है, जिसे माध्य विचलन गुणांक कहते हैं, ठीक है। पहले भी कहा कि जहां भी गुणांक निकालना है उसका महत्व किस बात के लिए है, सापेक्षता के लिए है, ठीक है। विस्तार सिर्फ निरपेक्ष बतलाता है लेकिन गुणांक सापेक्ष बतलाएगा, तो ये सापेक्ष विचलन जो है निरपेक्ष बताता है, जबकि गुणांक विचलन गुणांक आपको सापेक्षता बतलाती है। तो माध्य विचलन गुणांक का देखिए निकालने के लिए आप माध्य विचलन निकालिए, माध्य या मध्यिका या बहुलक से भाग दे दीजिए जो आपका निकल के आया था। अब यह डिपेंड करता है कि आप विचलन किससे निकाल रहे हैं,
विचलन माध्य से निकाल रहे हैं, मध्यिका से निकाल रहे हैं, या बहुलक से निकाल रहे हैं। यदि माध्य से विचलन निकाल रहे हैं तो जो विचलन निकल के आया उसमें माध्य से भाग दीजिए, यानी समांतर माध्य से भाग दीजिए। यदि आप विचलन मध्यिका से निकाल रहे हैं तो जो विचलन निकल के आया उसमें आप मध्यिका से भागा देंगे, और यदि बहुलक से तो आपको भागा बहुलक से देना होगा। तो ये इसको देखिए, यहां पर यही इसका सूत्र आ जाता है ना। ये समांतर माध्य से माध्य विचलन बटे समांतर माध्य, है ना। डेल्टा समांतर माध्य बटे समांतर माध्य, ये माध्य विचलन का जो है आपका एक संकेत मान लिया गया है। यहां पर भी मध्यिका से माध्य विचलन, तो माध्य विचलन बटे मध्यिका। जब मध्य यह जो है मध्यिका से हो रहा है तब, और भूयिष्ठ जिसको हम बहुलक कहते हैं तो माध्य विचलन बटे भूयिष्ठक। अब देख लीजिए कि यही सूत्र शुरू में है दिया हुआ कि नहीं। मैंने कहा था कि वहीं पर आके क्लास समाप्त कर दूंगा, तो देखिए उसी चीज को मैं ऊपर रखा हूं सबसे शुरू में। ये देखिए ना, यहां पर आपका मीडियन से है तो मीडियन से भागा देना पड़ा, यहां पर आपका मीन से है तो मीन से भागा देना पड़ा, और जेड किसका संकेत है, बहुलक का, तो आपको बहुलक से भागा देना पड़ा। अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहां पर दे दिए हैं, उसको आप देखिएगा, और प्रश्न का आंसर आपका इसी में नोट्स पढ़ने में ही मिल जाएगा। अगर आप कक्षा को ध्यान से सुने होंगे तो उसमें भी अवेलेबल है। जैसे अंतर चतुर्थक विस्तार का सूत्र क्या है, तो विस्तार का सूत्र घटाव कर दीजिए, ठीक है। माप के श्रेणी के बीच 80% मूल्य हो 10-90 पर आधारित किस पर है, तो ये आपका सतमक विस्तार पर है। प्रथम घात का अपकीरण किसे कहते हैं, तो प्रथम घात का अपकीरण आप माध्य विचलन को कहेंगे। गणना के समय प्लस तथा माइनस चिन्हों को ध्यान नहीं दिया जाता है, किस में, तो माध्य विचलन में, ठीक है। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इसमें माध्य विचलन से क्या समझते हैं और माध्य विचलन गुणांक से क्या समझते हैं, अंतर पता है ना। ये निरपेक्ष है और ये सापेक्ष है। मैं 2-3 बार इसकी चर्चा किया हूँ। दीर्घ उत्तरीय में आपको एक प्रॉब्लम दे दिए हैं जो आप सोल्व कीजिएगा। इसमें आप चतुर्थक विचलन और इसका गुणांक दोनों ज्ञात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।